Welcome back to our channel, The Nurse's Vision. In today's video, we will be diving into the topic of formulating the nursing diagnosis. As nurses, ये एक हमारा स्किल होता है, हमें स्किल होना चाहिए कि हम कैसे नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकें ताकि हम एक पेशेंट को कंप्रेहेंसिव एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड कर सकें। उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीखें। I will take you through easy steps that will help you to master the art of formulating nursing diagnosis. Let's get started. How to formulate nursing diagnosis in easy steps. आज हम सीखेंगे कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, वो भी इन इजी स्टेप्स। आप लास्ट पे इस आर्ट के मास्टर हो जाओगे। So let's get started. First of all, we will see what is nursing diagnosis. Nursing diagnosis is a clinical judgment made by a nurse to identify and describe a client's health problems or potential risks based on assessment data. एक नर्सिंग डायग्नोसिस एक क्लिनिकल जजमेंट है, जजमेंटल प्रोसेस है जो एक नर्स बनाती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम को और उसके रिस्क्स को। बेस्ड किस पे होता है? ये बेस्ड होता है असेसमेंट डेटा पे। जो एक नर्स असेसमेंट डेटा लेती है, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस से पहले हम एक असेसमेंट लेते हैं जिसमें आता है ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। उस असेसमेंट के बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा हमने लिया, एक तो हमें पेशेंट ने वहाँ से साइंस एंड सिम्टम्स बोले, दूसरा जो हमने खुद एसेस किया थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन, थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट्स या डायग्नोसिस टेस्ट्स, वहाँ पे हम एसेस करते हैं कि पेशेंट की असली हेल्थ कंडीशन क्या है और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं और लास्ट पे जज करते हैं कि इस पेशेंट की डायग्नोसिस हम क्या कर सकते हैं। वो भी होता है बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, मीन्स कि हमें इसमें जो भी फॉलो करना होता है वो है थ्रू स्टेप्स। यहाँ पे हम सीखेंगे, आज हम सीखेंगे थ्रू 5 to 6 स्टेप्स। आप इजीली वहाँ पे सीख जाओगे। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द पेशेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को, जो एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमें फिर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करना है ताकि हम एक पेशेंट को एक एविडेंस बेस्ड एक कंप्रहेंसिव केयर प्रोवाइड कर सके। तो अब हम ये सीखेंगे थ्रू स्टेप्स कि हम कितने स्टेप्स हमें यहाँ पे लगभग 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे हम इजीली सीख सकते हैं कि हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला ही स्टेप है कलेक्ट द रिलेवेंट डेटा। रिलेवेंट डेटा हमें कलेक्ट करना है। देखो, गैदर द कंप्रेहेंसिव डेटा अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। जो भी डेटा हमने पेशेंट का लेना है वो हमें कलेक्ट करना है थ्रू जो हमें ऑब्जेक्टिव डेटा हम लेते हैं या सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, वो हमको कलेक्ट करना है। उसके बाद उसका असेसमेंट करना है और जो भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके लेबोरेटरी टेस्ट्स हैं, वो चेक करने हैं और पेशेंट के साथ खुद बात करनी है। उसका वो सब्जेक्टिव डेटा लेना है जो पेशेंट वहाँ से साइंस एंड सिम्टम्स बोलेगा, जो पेशेंट बोलेगा कि हमें ये हेल्थ कंडीशन, ये डिजीज़ कंडीशन कितने दिनों से, किस टाइम से हो रही है, वो सब हम यहाँ पे रिलेवेंट डेटा जो इस डिजीज कंडीशन के रिलेटेड होगा वो हमें कलेक्ट करना है। अब आता है सेकंड स्टेप, एनालाइज द डेटा। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, अब हम उसको एनालाइज करते हैं। हमें यहाँ पे डेटा को अब एनालाइज करना है। हमें देखना है पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स से, रिस्क फैक्टर से, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है क्या वो पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स से मैच हो रहा है, क्या उसके रिस्क फैक्टर से मैच हो रहा है, वो हमको एनालाइज करना है। उसके बाद ही हम एक्चुअल हेल्थ कंडीशन, एक्चुअल हेल्थ इशू को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप जिसमें हमें करना है आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम। जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी असली में प्रॉब्लम है क्या। अब जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने कलेक्ट किया, एनालाइज किया, उसके बेसिस पे हम एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट की एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। प्रॉब्लम शुड बी स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। देखो, इसमें स्पेसिफिक क्या है, ऑब्जर्वेबल क्या है, मेजरेबल क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को पेन है। अब हम उसको कैसे लेते हैं? एक्यूट पेन, उसको पेन है इन लोअर बैक,
जो ये लोअर बैक है यहाँ पे स्पेसिफिक बनता है। पेन तो हर किसी जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लोअर बैक पेन की बात कर रहे हैं। रेटेड 8/10 ऑन पेन स्केल। पेन स्केल पे हम इसको रेट कर रहे हैं और वो होता है मेजरेबल, यानी कि पेन स्केल के थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पेशेंट को पेन है इन लोअर बैक पेन। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल भी आया, स्पेसिफिक भी आया और मेजरेबल भी आया, यानी कि जो भी हम यहाँ पे क्लाइंट की, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट शुड बी ऑब्जर्वेबल, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। इसके बाद आता है स्टेप 4, चूज अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमारी बारी है कि हम अब नर्सिंग डायग्नोसिस को चूज़ कर सके, अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस चूज़ कर सके। उसके लिए हमें एक रेफरेंस होता है, उसको कहते हैं नंदा आई। नंदा आई एक हमारी रेफरेंस है जिसकी वजह से हम नर्सिंग डायग्नोसिस इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नंदा आई मीन्स नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल। इस नंदा डायग्नोसिस की वजह से हम एक अच्छा खासा अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब ये नंदा डायग्नोसिस हमें कहता क्या है? Select the most accurate, appropriate nursing diagnosis that best align with the patient's health problem. यह हमें बोलता है कि आप ऐसी एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओ जो आपके पेशेंट के हेल्थ प्रॉब्लम से मैच करता हो। उसके बिना पे आप ही अच्छा खासा एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। नंदा डायग्नोसिस प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ये हमें एक लंबा लिस्ट देता है जिसमें बहुत सारी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट किए होते हैं। वो होता है थ्रू डेफिनेशंस हैं, रिलेटेड फैक्टर्स हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये 3 चीज़ें हमें इसमें प्रोवाइड करता है नंदा डायग्नोसिस, डेफिनेशंस, रिलेटेड फैक्टर्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 3 चीज़ें हमें नंदा डायग्नोसिस प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली एक नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकें। देन सिलेक्ट एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस दैट सूट्स द पेशेंट्स प्रॉब्लम। अब स्टेप 5, राइट द नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमें इन चीज़ों का यूज़ करके अब नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखना है, फॉर्मुलेट करना है। Once you have chosen the appropriate nursing diagnosis, it's time to write in a standardized format. अब ये standardized format है क्या? इसको कहते हैं PES format. PES format मतलब P means problem, A means etiology and S means signs and symptoms. जो हमें नंदा डायग्नोसिस बोलता है कि इन 3 चीज़ों का यूज़ करके आप एक appropriate nursing diagnosis formulate कर सकते हो। For example, यहाँ पे मैंने लिखा है पेन, इन्फेक्शन और फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे पेन है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी मीन्स काज है इन्फेक्शन और साइंस एंड सिम्टम्स है फेशियल एक्सप्रेशन। पेन प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है पेन, यानी कि पेशेंट को पेन है। अब इसको हम रिलेट करते हैं, रिलेट किसके साथ करते हैं? इसकी इटियोलॉजी के साथ, इसके काज के साथ। इटियोलॉजी है यहाँ पे इसका इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल इसको अपेंडिसाइटिस है, यानी कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, अब उसको उसकी वजह से पेन हो रही है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि पेशेंट को पेन है? ये पेशेंट पेन एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है, वो होता है एज एविडेंस्ड बाय, यानी कि हमने देखा थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसके मूड की हालत की वजह से हमने देखा कि उसका मूड, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत डिम है। उसकी वजह से हमने चेक किया दैट पेन है इसको इन्फेक्शन की वजह से, एज एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स फेशियल एक्सप्रेशन। अब पेन यहाँ पे बनता है प्रॉब्लम, इन्फेक्शन बनता है इटियोलॉजी यानी कि काज, एंड फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। और इस PES फॉर्मेट की वजह से हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब आता है प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स। प्रॉब्लम को जो इटियोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हैं वो होता है रिलेटेड टू, यानी कि यहाँ पे हमें रिलेटेड टू यूज़ करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और इटियोलॉजी को जो साइंस एंड सिम्टम्स के साथ कनेक्ट करता है वो होता है एज एविडेंस्ड बाय। ये 2 चीज़ें आप ज़रूरी याद रखो, इनके साथ मैच करने के लिए हमें ये चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ती हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो क्वालिफायर और फोकस ऑफ डायग्नोसिस। अब क्वालिफायर्स में क्या आता है और फोकस में क्या आता है? क्वालिफायर्स में देखिए आप ये याद रखिए, डिफिशिएंट है, इम्बैलेंसड है, इनइफेक्टिव है, इम्पेयर्ड है। ये वर्ड्स आपको ज़रूरी याद रखने ही हैं। फोकस में आता है फ्लूइड वॉल्यूम, न्यूट्रिशन, टिश्यू परफ्यूजन एंड गैस एक्सचेंज। जो भी मैंने आपको क्वालिफायर्स और फोकस बोले ये मेन है जिनके बेसिस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है इसमें आपको सारे क्वालिफायर्स और फोकस मिलेंगे, यानी कि ये सारा कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं इसमें।
और आप ये सब अगर याद रखोगे तो आपको इजीली सारा कुछ इजीली हो सकता है कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस की, आप प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब दूसरा आता है यहाँ पे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स की रिलेटेड फैक्टर्स लिंक्ड विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बोली उसको हम रिलेट करते हैं इटियोलॉजी के साथ, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको इटियोलॉजी के साथ हम रिलेट करते हैं, और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेटेड टू। अब रिलेटेड टू हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को आपस में मिलाने के लिए हम रिलेटेड टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू इम्पोज्ड बेड रेस्ट। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी ये यहाँ पे क्या है? इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बोला। ये यहाँ पे इम्पेयर्ड यहाँ पे क्वालिफायर है, और फिजिकल मोबिलिटी यहाँ पे फोकस है। रिलेटेड टू इम्पोज्ड बेड रेस्ट, यहाँ पे रिलेटेड टू हमने यूज़ किया इसको कनेक्ट करने के लिए, और इम्पोज्ड बेड रेस्ट यहाँ पे इटियोलॉजी है, यानी कि इसका काज है। प्रॉब्लम को हमने रिलेटेड टू का यूज़ करके इटियोलॉजी के साथ कनेक्ट किया, यानी कि इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू इम्पोज्ड बेड रेस्ट, यानी कि हमें प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को कंबाइन करना है बाय द यूज़ ऑफ रिलेटेड टू। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कभी हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं लेते, हम रिस्क फैक्टर्स ले सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स इज द फोर्सेस दैट पुट एन इंडिविजुअल टू इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू एन अनहेल्दी कंडीशन। जिसका खतरा हो एक पेशेंट को, उसको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, और इस चीज़ को रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। ये हमें एज एविडेंस्ड बाय से पहले ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रिस्क ऑफ फॉल। रिस्क ऑफ फॉल है यहाँ पे एज एविडेंस्ड बाय ओल्ड एज एंड यूज ऑफ वॉकर। जो यहाँ पे रिस्क ऑफ फॉल है, ये यहाँ पे रिस्क डायग्नोसिस बनता है एज एविडेंस्ड बाय, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं इसको, और ओल्ड एज एंड यूज ऑफ वॉकर यहाँ पे इटियोलॉजी बनता है। यानी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम बनी या रिस्क फैक्टर बना, और यहाँ पे इटियोलॉजी बनी, और इनको कनेक्ट किया हमें एज एविडेंस। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर में आता है। ये यहाँ पे इटियोलॉजी का अलग है और रिस्क फैक्टर का अलग है। ज़्यादा आप इटियोलॉजी का ही देखिए, ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं। यानी कि हमें प्रॉब्लम को इटियोलॉजी के साथ कनेक्ट करने के लिए रिलेटेड टू का यूज़ करना पड़ता है। अब तीसरा आता है हमारे यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब साइंस एंड सिम्टम्स। जो भी पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हमें यहाँ पे चेक करने होते हैं। इन नर्सिंग डायग्नोसिस साइंस एंड सिम्टम्स हम नहीं लेते हैं, अगर ले भी सकते हैं वो भी ठीक है, ज़्यादातर हम नहीं लेते हैं। और इस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को हम कनेक्ट करते हैं बाय एज एविडेंस्ड बाय। ये हमें यहाँ पे याद रखना पड़ता है। पहले में हमने क्या देखा, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी को कनेक्ट करने के लिए रिलेटेड का यूज़ करना पड़ता है, और ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करने के लिए कनेक्ट करने के लिए हमें एज एविडेंस्ड बाय का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। रिलेटेड टू का हमने यूज़ किया डिक्रीज्ड मसल्स कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे इटियोलॉजी बनता है एज एविडेंस्ड बाय इनएबिलिटी टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और ये यहाँ पे इसका साइंस एंड सिम्टम बनता है। यानी कि इसको इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इसको ये प्रॉब्लम है, ये नहीं चल पा रहा है, किसकी वजह से? डिक्रीज्ड मसल कंट्रोल, कि इसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से। हमें कैसे पता चला? एज एविडेंस्ड बाय इनएबिलिटी टू कंट्रोल लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ये अच्छे से अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो उसका साइंस एंड सिम्टम बनता है। यानी कि ये यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम बन गई, और ये यहाँ पे इसका इटियोलॉजी बन गया, यानी कि काज क्या है, और ये यहाँ पे इसका साइंस एंड सिम्टम बन गया। और उनको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे रिलेटेड टू का यूज़ किया, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एज एविडेंस्ड बाय का यूज़ किया। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इन शॉर्ट आपको ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको ये क्यों बोला था कि इनको कनेक्ट करना है। देखो ये जो पेन है थी ना प्रॉब्लम, इसको हमने रिलेट किया इन्फेक्शन के साथ, ये हमने कनेक्टर यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे फिर हमने इन्फेक्शन यानी कि इटियोलॉजी और साइनस एंड सिम्टम्स को कनेक्ट करने के लिए एज एविडेंस्ड बाय का कनेक्टर लगाया। ये दो चीज़ें आप ज़रूर याद रखो। यानी कि यहाँ पे आप बन गया प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और साइंस एंड सिम्टम्स कनेक्ट करने के लिए रिलेटेड और एज एविडेंस्ड बाय, फॉर एग्जांपल पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय फेशियल एक्सप्रेशन। और ये यहाँ पे आपका PES फॉर्मेट का नर्सिंग डायग्नोसिस एंड होता है। अब लास्ट पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैलिडेट एंड 6th स्टेप जो है वैलिडेट एंड प्रायोरिटाइज। वैलिडेट हमें
क्या करना है और प्रायोरिटाइज हमें क्या करना है। वैलिडेट करना है थ्रू सीकिंग इनपुट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू गेन एक्यूरेसी। हम बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ कंटैक्ट करते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि हमने ऐसे फॉर्मुलेट किया, क्या इनकी पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हमने नर्सिंग डायग्नोसिस सही फॉर्मुलेट किया है, ताकि हम एक्यूरेसी मेंटेन कर सके, प्रायोरिटाइज अच्छे से फिर लास्ट पे कर सके, वैलिडेट कर सके। प्रायोरिटाइज मीन्स कि पेशेंट बेस्ड ऑन पेशेंट्स इमीडिएट नीड्स एंड सीवियरिटी। फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को पेन है, हम पहले उसको पेन मैनेजमेंट करेंगे, या उसको पहले खाना खिलाएंगे, या उसको आईवी फ्लूइड्स देंगे। पहले हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमें पहले पेन मैनेज करनी है, हम पेशेंट की पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो उसको कम चीज़ है, जो उसको अभी खतरा नहीं है, जिस चीज़ का खतरा नहीं है, जो सीवियरिटी बहुत कम है, वो हम लास्ट पे रख सकते हैं। तो हमें स्टेप वाइज यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है, उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एंड देन इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन, जो हम यहाँ पे इंटरवेंशंस बनाते हैं उसको हमें फिर लास्ट पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी कि हम कैसे प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ये हमने एग्जांपल ली है कि हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे हाइपरथर्मिया पे, ठीक है। हाइपरथर्मिया मीन्स इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, जिसे हम फीवर भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे पहले ही प्रायोरिटी वाइज जाएंगे, पहले फर्स्ट स्टेप, उसके बाद उससे कम वाली जो यूज़ होगी वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम जाएंगे। लेकिन जो पहला होता है ये सबसे पहले प्रायोरिटी हम रखते हैं, ताकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, इसकी नीड ज़्यादा है पेशेंट को। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शस प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ चिल्स। ये हमने यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर है उसकी इन्फेक्शन की प्रोसेस की वजह से, बिकॉज हमने ये कैसे देखा कि पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था और उसको यहाँ पे चिल्स भी हो रहे थे। अब इसको हमें पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये मेन कंडीशन है, मेन डिजीज़ कंडीशन इसकी हाइपरथर्मिया ही है। इसके बाद इसकी वजह से जो भी चीज़ें आ सकती है, साइंस एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको हमने नीचे वाले प्रायोरिटी में रखा है। लेकिन पहले हमें इसको ट्रीट करना है, ताकि हम बाकी को भी फिर उसके बाद ईजिली ट्रीट कर सकें। सेकंड पे हमने रखा है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम। अब इस रिलेटेड टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एज एविडेंस्ड बाय ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि अब पेशेंट को ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसको फीवर आ रहा है, फिर उसको स्वेटिंग हो रही है, उसकी वजह से इसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। ये हमने दूसरी प्रायोरिटी रखी है। तीसरा हमने रखा है इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म्स एज एविडेंस्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट एनवायरनमेंट एंड फ्लशड स्किन। यहाँ पे क्या है कि पेशेंट का थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पे हीट बहुत बाहर जा रही है, इसके स्किन पे हमें दिख रहा है कि इसके फ्लशड स्किन हो रही है, रेडनेस आ रही है और स्वेटिंग बहुत हो रही है, वो हमको फिर लास्ट पे ठीक करनी है। अब चौथा हमने क्या रखा, लास्ट की प्रायोरिटी में हमने क्या रखा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स काज्ड बाय हाइपरथर्मिया एज एविडेंस्ड बाय फैटिग एंड वीकनेस। यहाँ पे कि पेशेंट अब यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, इजीली नहीं चल पा रहा है, यानी कि उसको बहुत थकावट हो रही है, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से उसको स्वेटिंग हो रही है और उसका मेटाबॉलिज्म बहुत डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत फैटिग और वीकनेस है। ये हमने एविडेंस यानी कि हमने साइंस एंड सिम्टम लिए। यहाँ पे अभी हम ऐसे ही जा सकते हैं ये, लेकिन पहला ये है कि हमें प्रायोरिटी वाइज, मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज बनाया है। पहले हाइपरथर्मिया का हम ट्रीट करेंगे, इंटरवेंशंस लेंगे, उसके बाद हम डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम का देखो, इसमें हम फिर अपने अपने इंटरवेंशन जैसे क्लोथ्स उसको क्लोज करेंगे, उसको ये कोल्ड वाटर देंगे, फैंस ऑन करेंगे एक्स्ट्रा, ऐसे डिफरेंट फ्लूइड वॉल्यूम में फिर वाटर देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, ऐसे ही हमें जाना है नीचे नीचे, लेकिन पहले प्रायोरिटी इज़ मस्ट। सो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप अब इस चीज़ में मास्टर हो गए होंगे कि आप इजी स्टेप्स में नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बाकियों तक भी पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।